नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। पर्व त्यौहार की छुट्टी के बाद एक बार फिर से मैं आपके पॉलिटिकल साइंस की जो विश्व राजनीति की पुस्तक है उसको लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि क्रैश कोर्स चल रहा है और इसमें इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको मैं पहले प्रीफर कर करके आप लोगों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। जो इम्पॉर्टेंट जहाँ से प्रश्न आने वाले हैं उसको जो है यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग जो नई पुस्तक है आपका अंतर्राष्ट्रीय विश्व राजनीति की जो बात हो रही है, तुलनात्मक समकालीन विश्व राजनीति, उसके अंतर्गत पहला जो चैप्टर है, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं इसको शुरू करने से पहले। जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, वह यहाँ पर नहीं लेके आया गया है। यहाँ है दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। पहला चैप्टर क्यों नहीं लेके आया गया है? क्योंकि पहला चैप्टर जो है वह पूर्व में ही फुल कोर्स के रूप में संचालित हो गया था। तो आप उसका वीडियो जो है, कंटेंट जो है, उससे वहाँ से आप ले लेंगे और उसके क्वेश्चंस और इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसको मैं यहाँ पर एक साथ लेकर के आ गया हूँ। और यहाँ से जो जो भी प्रश्न आपको बनेंगे इम्पॉर्टेंट, वह मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और जो यहाँ से बने हैं पूर्व में वह भी दिखाऊंगा। तो यही है चीज़ आज की जो है। पढ़ाई शुरू करने से पहले ये साफ रखेंगे आप कि जो पहला चैप्टर है उसकी क्रैश कोर्स में यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा, अभी भी नहीं है और बाद में भी नहीं आएगा। वो क्लास पूर्व में ही हो चुकी है, वहाँ से आप जा करके उसको वीडियो को देखेंगे और उसका कंटेंट जो है आप अपने पढ़ने के लिए यूज करेंगे। उसके क्वेश्चंस और इस चैप्टर्स के क्वेश्चंस दोनों आज मैं साथ ही आपको कराऊंगा। वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि उस चैप्टर से भी किस किस प्रकार के प्रश्न बने थे और किस किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। आज की जो टॉपिक है दो ध्रुवीयता का अंत, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यह जानेंगे कि सोवियत प्रणाली जो थी वह क्या थी। ठीक है, जो सोवियत संघ जो था वह कैसे उसका विघटन हुआ और उसके कौन कौन से परिणाम हुए, क्या कारण थे कि उसको जो है वह विघटित होना पड़ा। ठीक है ना। इस बीच में जो है ब्रेजनेव, लेनिन और बहुत सारे वहाँ के जो नेता हुआ करते थे उनका क्या क्या योगदान रहा है वो भी आपके चैप्टर्स में बहुत सी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बहुत आवश्यक है वही मैं आपको पढ़ाऊँगा। और उसके बाद हम लोग बीच में आया था एक शॉक थेरेपी आया था। उसके बाद जो है भारत और यूएसएसआर का जो संबंध रहा है वह किस प्रकार का रहा है उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है परीक्षाओं में अक्सर देखा जाता है। हालांकि जितना इम्पोर्टेंट दूसरे चैप्टर, पिछला जो चैप्टर मैं पढ़ाया था आपको, उसके बनिस्पत यह इस चैप्टर से प्रश्न थोड़ा कम आता है। लेकिन हाँ, यह पढ़ लेने के बाद आप कहीं न कहीं अपने आप को सेफ जोन में महसूस करेंगे। एक दो प्रश्न इससे आता ही आता है और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय की निश्चितता तो नहीं होती है, लेकिन हाँ एक दो साल पर वहाँ से प्रश्न आते रहा है इस चैप्टर से। ठीक है, तो आइए हम लोग जब देखेंगे इसमें कि किस किस प्रकार के प्रश्न आते रहे हैं तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हाँ कौन सा प्रश्न आया है और कौन सा प्रश्न आने की संभावना बनती है आगे आने वाले परीक्षा में। एक चीज़ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ आपको कि आप अभी तक अगर अपना एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं देखे होंगे तो अभी जो शेड्यूल आया है वह आपका 7 फरवरी को ही सेकंड शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा है। ठीक है, और 7 तारीख से ही जो है आपका इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। ठीक है ना। तो पहले दिन ही सेकंड शिफ्ट में आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए पूर्व से ही तैयारी सीरियस होकर करेंगे। और जो टेस्ट होता है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले जाते हैं क्यूज, उसको आप जाके निश्चित रूप से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ जो MCQs जो आए हुए हैं पूर्व के वर्षों में उसको जानने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको यह पता चल सके कि किस किस प्रकार के प्रश्न जो है आते रहे हैं अभी तक परीक्षाओं में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ है। और यह मैं आपको चैप्टर भी याद कराते जाऊंगा कि यह फर्स्ट चैप्टर से है या सेकंड चैप्टर से है। तो यह जो है आप देखिए कि शीत युद्ध के दौर की बात आ रही है। जर्मनी का एकीकरण जो हुआ
वह पहले चैप्टर में ही सारी चीज़ें बताई गई है। और उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो फिर आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कंटेंट नहीं है या क्वेश्चंस नहीं है। सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है। उतना अगर आप पढ़ लेते हैं, उतने को आप आत्मसार कर लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे ढंग से निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। यह प्रश्न जो है पिछले ही वर्ष, इसी वर्ष का लीजिए, पिछले वर्ष का 2021 का करंट का जो है यह आया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ दिसंबर 1989 में यह चीज़ें हुई है। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताया था कि ये तो आंसर दिख रहा है, आंसर देख लिया हम, लेकिन और जो ऑप्शन है उसके बारे में भी जानकारी जुटाने का कार्य करना है। ठीक है, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, उस पर चलने का आप निश्चित रूप से कार्य करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की। नाटो की स्थापना की बात हो रही है, यह भी जो है वह पहले चैप्टर से है, शीत युद्ध के दौर से। नाटो क्या था आप जानते हैं कि नाटो यूएसए के द्वारा जो है स्थापित एक सैनिक संगठन था और उसके अगेंस्ट में जो है आप यह 1949 में गठित हुआ था नाटो। और यह क्यों गठित किया गया था, वह साम्यवादी जो व्यवस्था थी यूएसएसआर को रोकने का जो दो ध्रुवीयता बन गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक पूंजीवादी समर्थक देश और दूसरा साम्यवादी समर्थक देश, दोनों के बीच में किस प्रकार का टकराव था वह आपके प्रथम जो वीडियो डाला गया था उसमें सारी चीज़ें आपको विस्तार रूप से बताई गई है। तो वहाँ पर आप देख लेंगे कि नाटो कैसे आया, क्या उसके उद्देश्य थे और वह कहाँ तक जो है सफल रहा। उसके अगेंस्ट में जो है, उसके खिलाफ जो है यूएसएसआर द्वारा वह वार्सा पैक्ट लाया गया था और दोनों में यह समझौता था कि अगर हम पर कोई आक्रमण करता है तो ग्रुप के सारे सदस्य यह मानेंगे कि हम सब पर जो है वह आक्रमण किया गया है और उसका जवाब मिल करके लोग दिया करते थे। इस तरह की चीजें थी। तो नाटो जो है वह कब स्थापित हुआ है, 1949 में यह स्थापित हुआ है। और यह प्रश्न कब आया है, देखिए 2021 में और फिर 2010 में। एक चीज जान लीजिए कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को याद करके जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको जो पहले आए हुए हैं और फिर से आ गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन जो है वह रिपीट होता है इंटर मैट्रिक के एग्जाम वगैरह में। ठीक है ना, तो यह याद करके आप लोग चलेंगे। फिर है तीसरा जो है प्रश्न क्या है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे, यह प्रश्न 2021 और 2013। एक कंसेप्ट मैं और आपको बताया था कि सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ लिए याद कर लिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस के नेचर को भी समझना है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है और आने वाली परीक्षा में और क्या पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो यहाँ पर यह पूछा जा सकता है ना कि जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं, या टोनी ब्लेयर कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, या मोदी जी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इस तरह से जो है प्रश्न बन सकता है। तो करेंट में आप एक काम जरूर करेंगे कि परीक्षा से जाने के पहले आप यह श्योर हो लेंगे कि जो आसपास जो फेमस ये कंट्री है उसके प्रमुख का नाम आप जरूर याद करेंगे। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, आपका फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है, रूस के राष्ट्रपति कौन है, ये आप जरूर याद करके जाएंगे। वहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, करंट वाले तो यहाँ पर देखिए ब्रेजनेव कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो अमेरिका के तो वो है नहीं, सोवियत रूस के हैं, इंग्लैंड के भी नहीं है, चीन के हैं, चीन के भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अब यहाँ पर आपको यह याद करने की जरूरत है कि अच्छा इंग्लैंड के अभी कौन है, तो यह बताइएगा आप हमको कमेंट सेक्शन में कि अभी वर्तमान में वहाँ के कौन है। ठीक है ना। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। जर्मनी का एकीकरण हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ाए हैं आपको कि वह जो है कैसे बटा हुआ था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। एक जो जर्मनी है वह साम्यवाद समर्थक था और दूसरा जर्मनी जो है वह पूंजीवाद का समर्थक था, है ना। तो दोनों में फिर जो है बहुत सी चीज़ें होती है, वह सारी मैं चीज़ें यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास फिर से एक लंबी क्लास हो जाएगी, है ना। उस वीडियो को आप लोग जाके देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो एकीकरण जो होता है वह
91 में होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार 90 में क्या हुआ, 89 में क्या हुआ, 88 में क्या हुआ। अगर कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट आपको दिखता है तो साथ साथ वहां से आप जरूर नोट डाउन करने का प्रयास खुद से करेंगे, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? गुट निरपेक्ष आंदोलन यह पढ़ाया गया है आपको कि कैसे आया। 5 लीडर्स का नाम यहाँ पर मैं आपको बताया था, बल्कि उसका लिए निमोनिक भी बताया था, NQST कर करके मैं आपको याद दिलाया था कि नासिर, नेहरू, निक्रुमा और सुकर्नो और टीटो, उनके देश के भी नाम मैं आपको याद कराया था कि कैसे वो उनके देश को नाम याद करना है। वो क्लास जो है आप जरूर देख लीजिएगा। तो यह गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो यह आपका आया हुआ है 1961 में। अच्छा, 62 में देखिए, आपको याद आ गया होगा यहीं से कि जो है पिछले क्लास में मैं बताया था कि 62 में जो है भारत और चीन का युद्ध हुआ था। यहाँ से आपको ये चीज़ें 64 में क्या हुआ है, 63 में क्या हुआ है। तो ये इस प्रकार से आप पढ़ने का जब ये करेंगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा जानकारी मिलनी शुरू होगी और फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेफ जोन में महसूस करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। अब फिर से जो है वह पहला चैप्टर का ही है ये प्रश्न। पहला चैप्टर क्यूबा संकट जो है 1962 में शुरू हुआ था और 91 में, 61 में, 63 में ये क्या है इसके बारे में जो है जानकारी जुटानी है, ठीक है। और क्यूबा संकट का मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। एक समझ लीजिए कि इस प्रकार की व्यवस्था थी कि जो है जो कहीं ना कहीं यह लगता था कि अब जो है युद्ध हो करके रहेगा। एक देश जो है एकदम सट करके सारा हथियार वहां पर क्यूबा में स्थापित कर लेता है। वह पहला वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? अभी मैं आपको बताया था कि नाटो जो है यूएसए समर्थित है। यहाँ पर अमेरिका भी लिखा हुआ बहुत जगह आपको मिलेगा। हालांकि शुद्ध उच्चारण की बात अगर हम लोग करें, शुद्धता की जहाँ तक बात करें तो यूएसए ही जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका ही जो है वह शुद्ध होता है, ठीक है। लेकिन यह अमेरिका कह करके भी चीज़ें सब जगह चलती है, ठीक है ना। तो इसका विरोध जो है वह किसने किया था? तो वह फ्रांस जो है वह इसका विरोध करता है, ठीक है ना। बाकी तो देश जो है वह उसके समर्थन में ही थे, लेकिन यह फ्रांस जो है वह विरोध किया था और यह 2016 में वह प्रश्न आया हुआ है। अभी तक यह रिपीट नहीं हुआ है, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आ जाए, ठीक है। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? साम्यवादी राज्य की स्थापना, देखिए यहाँ पर मार्क्स जो आप जानते हैं, मार्क्स को अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे, अभी तक आपको पढ़ने की अवसर नहीं मिला होगा, तो मार्क्स जो वह है वह समाजवादी थिंकर था और लास्ट में वह साम्यवाद जो है पूरे विश्व में स्थापित करने की बात करता है। यह बहुत बड़े फिलोसफर हैं, इनके नाम से ही एक फिलॉसफी चलती है जिसको मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और लेनिन जो है, आप 1917 के रूसी क्रांति को अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री के क्लास में, अगर नहीं पढ़े होंगे तो भी आप जान लीजिए कि लेनिन जो थे वह क्रांति जो हुई थी मोल्शेविक और बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, बोल्शेविक के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कि लेनिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा लीडर था और उस क्रांति को करने में यह बहुत बड़ा योगदान दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वह कौन लाए थे? लेनिन लाए थे। अब देखिए यहाँ पर एंजल्स जो हैं, एंजल्स के मैं बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं तो एंजल्स जो हैं वह मार्क्स के मित्र हैं और बहुत ही गहरे मित्र हैं। इतने गहरे मित्र हैं कि इनके सारे कार्यों को जो है वह अपने जिम्मे ले लेते हैं। जितना भी यह राइटिंग लिखते हैं, मार्क्स बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के और यह बहुत ही गरीब हुआ करते थे। मार्क्स जो है बहुत ही गरीब थे, लेकिन इनके पास विद्वता बहुत थी, इनकी सोच जो थी वह बहुत ही कारगर थे और इस बंदे के पास पैसे बहुत था। इनकी दोस्ती एक जो है वह सेमिनार के दरमियान होती है और फिर ये दोनों जो है मिल करके भी काम करते हैं। खैर उतना विस्तार में आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ऑप्शन जब दिख जाता है तो लगता है कि बच्चों को और थोड़ा सा बता दें ताकि जो है वह बच्चा इंटरेस्ट उसमें लेने लगे। स्टालिन भी जो है वहाँ के रूस के जो है यूएसएसआर जो है वहाँ के एक नेता रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ?
किस देश के प्रभुत्व से। अब देखिए 2016 और 2015 में यह प्रश्न आया हुआ है। एक चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि दो ध्रुव की बात हो रही है। तो दो ध्रुव जो है, जैसे हम लोग देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, अगर हम लोग ज्योग्राफिकल चलें चीज़ों को समझने के लिए, तो ज्योग्राफी में मैप में हम लोग देखते हैं ना कि हाँ यह उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पर ध्रुव आपको जो है पढ़ाया जा रहा है कि दो ध्रुव है ना, तो यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इस तरह की बातें नहीं आती है। एक जो है, हाँ, दो ध्रुव कौन होता है, एक पूंजीवादी समर्थक है और एक जो है वह साम्यवादी समर्थक है। और यह कब आया अस्तित्व में, जब द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त होता है, तो जो है अपने आप को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए कि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं और हमारी डोमिनेशन चलेगा, उसको स्थापित करने के लिए जो है दो देशों के बीच में कई सारे तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है। और 1945 से 91 तक का जो दौर रहा है उसको शीत युद्ध के रूप में हम लोग पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यह दो ध्रुव जो था, एक नाटो समर्थित था, एक वार्सा समर्थित था, एक यूएसएसआर समर्थित था और एक यूएसए समर्थित था। तो एक ध्रुव जैसे 91 में है, समाप्त हो गया। अरे भाई, तो दो में से एक गया, बाकी तो एक ही बचा ना। तो किसका विघटन हम लोग पढ़ रहे हैं, यूएसएसआर का विघटन, सोवियत संघ का विघटन, है ना। तो बच गया कौन, यूएसए, है ना। तो यहाँ पर आसानी से आपको आंसर जो है निकल आएगा कि वह अमेरिका है। एलिनेशन मेथड मैं आपको बताया था कि हमको नहीं आता है कि यह रूसी संघ है या अमेरिका है या चीन है या फ्रांस है। तो फिर कैसे हम पहुंचेंगे, तो उसमें छांटने का प्रयास करेंगे कि अच्छा चीन तो हमारे पास में है, तो दो ध्रुवीयता तो जो है वह यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था, तो चीन तो कभी होगा नहीं। अब फ्रांस भी इस सब से कोई उस समय इंपॉर्टेंस वह मतलब नहीं रखा करता था। तो आंसर तो यही दोनों में से होगा, इसमें तो पक्का है। तो 50% तो आपके चांसेस बढ़ गए। जहां पर अगर ये 4 गो में आप तुक्का लगाते तो 25% चांस है कि आपका सही हो पाएगा, है ना। लेकिन 2 छाट दिए तो 50% चांस बढ़ गया आपका सही होने का। तो इस तरह से जो है सही आंसर तक पहुंचने का आपका जो है वह प्रयास होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, देखिए 2015 में जो है वह यह प्रश्न आया हुआ है और कहता है कि अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, प्रतिद्वंदी मतलब एक दूसरे को पीछा करने के लिए, एक दूसरे को पछाड़ने के लिए हमेशा दोनों जो है वो लगे हुए रहते थे। वह यूएसए जो है अगर 10 हथियार खरीदता था तो वो 15 हथियार खरीदने के प्रयास करता था। इसको आगे और हम लोग पढ़ेंगे, इसको जो है सिक्योरिटी डायलेमा के रूप में भी हम लोग जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में। सिक्योरिटी डायलेमा वह चीज़ है जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं एक देश को यह डर लगा हुआ रहता था कि अगला देश हम पर जो है वह भारी ना हो जाए, हमसे ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए। अगर वह 100 प्रकार की जो है अस्त्र बनाया है तो हम 200 प्रकार के जो है अस्त्र बना के रखेंगे ताकि हम उससे जो है कम ना हो। इस तरह की चीज़ें 1945 से 91 के बीच में दोनों देशों के बीच में चलते रही है ना। तो यह दोनों का जो है वह प्रतिद्वंदी प्रभुत्व ही जो है वह क्या है, दो ध्रुवीयता है। अमेरिका का प्रभुत्व, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप छाट सकते हैं, दो ध्रुव की बात हो रही है तो एक का कहाँ से आएगा, एक का तो आएगा नहीं, है ना। उसी प्रकार सोवियत संघ का प्रभुत्व, ये भी नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो सीधा सीधी आंसर जो है खूब आराम से निकाला जा सकता था, है ना। आगे हम लोग देखते हैं पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट के मंत्र किसने दिए। यह दो कंसेप्ट है और दो सुधारवादी नीति है और यह किसके द्वारा लाया गया, तो ये ब्रेजनेव जो मैं आपको दिखाऊंगा उनके बारे में बताऊंगा भी, वह गोर्बाचेव जो है, गोर्बाचेव के द्वारा यह चीज़ें लाई गई है। आगे और कई नेता के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यह जो है वह गोर्बाचेव जो है वह लेकर के आते हैं। स्टालिन क्या करते हैं, लेनिन किस लिए जाने जाते हैं और ख्रुश्चेव जो है वह किस लिए जाने जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा। वह आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इसके संबंधित आया है। तो ग्लासनोस्ट जो है वह पुनर्गठन इसके हिंदी होती है। ग्लासनोस्ट जो है वह रूसी शब्द है और इसको हिंदी में जो है वह क्या कहते हैं, इसको कहते हैं
पुनर्गठन। और पेरेस्ट्रोइका को जो है वह क्या कहते हैं, खुलापन यानी ओपननेस। ठीक है, सबको जो है आपको शायद पता है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन बता दूं कि यूएसएसआर की स्थिति जो थी वह साम्यवादी समर्थित रही है और वहाँ पर एक दल की जो है वह बात मानी जाती थी, एक दलीय व्यवस्था वहाँ पर हुआ करता था, एक दल कहा करता था, वही सारी चीज़ें होती थी। पब्लिक जो है वह बहुत, जैसे हम लोग इंडिया में जिस प्रकार स्वतंत्रता फील करते हैं उस प्रकार वहाँ पर उस समय नहीं हुआ करता था। ठीक है ना, तो वहाँ जो एक दल कहा करता था ना, उसके अनुसार जो है सारे लोगों को कार्य करना पड़ता था। ठीक है, और वह दल जो है, सबसे बड़ी चीज तो यह चीज है कि इतना सारा होने के बाद भी वह दल जो है वह रिस्पॉन्सिबल नहीं था, जवाबदेह नहीं था नागरिकों के प्रति। तो इस तरह की वहां पर चीजें थी कि आम नागरिकों को बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इसी कारण जो है वहां पर आप जानते हैं कि 1917 में क्रांति हुई, और क्रांति के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, तो यह आप बेसिक ही चीजें जो है इसको आप बिना पढ़े भी जो है किसी भी क्रांति के बारे में अगर लिखेंगे तो अगर कुछ नहीं भी आ रहा होगा तो एक न एक आर्थिक कारण जरूर ही होता है। पूर्व की जो ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं, अब तो खैर इकोनॉमिक से हटकर के भी कई सारी क्रांतियां और कई सारे आंदोलन चल रहे हैं, जहां पर स्टेटस की लड़ाई के लिए, अपना सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो होता है, सोशल स्टेटस के लिए जो है लड़ाई होती है। लेकिन पहले की जो भी क्रांतियां हुई है ना, उसके पीछे इकोनॉमिक कारण जो है वह निश्चित रूप से जुड़ा हुआ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, अमेरिका की बात कर रहे थे, नहीं, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की बात कर रहे थे। ठीक है ना, तो ये किनके द्वारा लाया गया है, गोर्बाचेव के द्वारा लाया गया है। ठीक है, और तनाव शैथिल का दौर कब शुरू हुआ, तो तनाव शैथिल मतलब उसको रोकने की जो है बात जो है वह धीरे धीरे शिथिल पड़ना, रुकने की स्थिति में है, वह कब शुरू होया, तो हम लोग तो जानते हैं कब, 91 में यह सारी चीज़ें समाप्त हुई है, तो उसके आसपास के समय ही सारी चीज़ें सही होगी। 45 से तो शुरू हुआ था, 60 में तो यह भी चरम पे था जब क्यूबा संकट 1962 में हुआ था, है ना। 1970 के बाद चीज़ें जो है भी उसी प्रकार चल रही थी, और 80 के बाद जो है वह धीरे धीरे एक समाप्ति की ओर जो है वह बढ़ रहा था। तो यह यहाँ पर इसका आंसर जो है वह क्या होगा, 1980 के बाद। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। अभी बार बार वही चीज़ें आ रही है, तो यह प्रश्न जो है 2015 में आया है, और यह ईयर जो है वह 1991 का है। ठीक है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ। फिर से देखिए यह प्रश्न आ गया है 16 और 15 में, तो यह अमेरिका है ना। अब आगे देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट में संघ शासित और राज्य की बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, यह याद रखिएगा। ठीक है, और यूएसए में जो है वह 50 हैं। ठीक है, और इसके बारे में पूर्व की कक्षा में कई सारी चीज़ें जो है वह आपको बताई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। तो इसका मध्य पूर्व से जो है वह कोई संबंध नहीं रहा है, मध्य पूर्व से कोई संबंध नहीं रहा है। CIS का वहाँ पर जन्म होता है। ठीक है, अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। अब जो विचार की जो लड़ाई चल रही होती है 45 से 91 के बीच तक, वह जो है वह क्या होता है, समाप्त होता है, शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो यह 3 जो है वह सही है, यह जो है वह गलत है। यानी कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है नहीं पूछा गया है, कौन परिणाम नहीं है। यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि पूरे प्रश्न को खूब अच्छे से पढ़ने के बाद ही ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। कई बार जो है नहीं, बच्चे जो है दिया हुआ नहीं पढ़ लेते हैं, पढ़ते ही नहीं है, और फट से जो है उसका जो ऊपर में आंसर दिखा सही उसमें लगा देते हैं। बाद में फिर जो है वह सोचे अरे नहीं तो हम पढ़े ही नहीं, तो नहीं पढ़े तो गलत हो गया, है ना। तो क्वेश्चंस को जो है अच्छे से ढंग से पूरा से पढ़ना है, तभी आंसर रिप्लाई करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है।
नाटो का सदस्य है। 2011 में यह प्रश्न आया हुआ है। चीन तो वहाँ था नहीं, रूस तो जो है खुद इसका अगेंस्ट में था, और भारत जो है उस समय कौन सी पॉलिसी निर्धारित अपना करे हुए था, वह गुट निरपेक्षता की पॉलिसी फॉलो कर रहा था। और गुट निरपेक्षता की पॉलिसी के अंतर्गत नेहरू जी जो थे उसके एक एक्टिव मेंबर वह यह था कि वह किसी भी गुट में शामिल ना होना। गुट निरपेक्ष यानी कि जो दो गुट थे उसमें किसी में शामिल ना होना ही गुट निरपेक्षता की पॉलिसी थी, है ना। तो यह भारत तो होगा नहीं, बाकी बच गया कौन? ब्रिटेन। हमको नहीं आता है तो यो हम बना सकते हैं, समझ रहे हैं बात को? हमको नहीं आता है, लेकिन हाँ ये जान रहे हैं चीन तो था नहीं, रूस तो उसके खिलाफ में था, अब भारत तो भाई गुट निरपेक्षता फॉलो कर रहा था, तो वो कैसे रहेगा जी? हम आंसर तक पहुंच गए ना। इस प्रकार जो है आप प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति, तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट में नाम भी लिखा जाता है, ये बोरिस एल्सिन है, लेकिन खाली यहाँ पर एल्सिन दे दिया गया है, ठीक है ना। लास्ट का नाम जरूर आता है, वो आगे वाला नाम आए ना आए, जैसे अगर यहाँ पर केवल बोरिस करके नहीं आएगा, जब भी आएगा तो एल्सिन जरूर रहेगा, या दोनों बोरिस एल्सिन कंप्लीट नाम रहेगा। जैसे मार्क्स का बात करें तो कार्ल मार्क्स उसका पूरा नाम है, तो कार्ल केवल नहीं आएगा, मार्क्स आ सकता है, लेकिन साथ में भी आ सकता है। तो लास्ट वाला जो नेम होता है उससे लोग दिया जाता है शॉर्ट में भी, ब्रेजनेव, स्टालिन, गोरबाचेव, ठीक है। तो ये आगे हम लोग और थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन इसमें और आया हुआ है वो देख लेते हैं। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो नहीं है इस चीज को। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, कथन सही नहीं है अर्थात गलत कौन है, यही ना। कथन सही नहीं है, सही नहीं है अर्थात आपको क्या खोजना है? गलत खोजना है ना। तो अब देखते हैं कि शीत युद्ध के संबंध में गलत कौन है, इसको आप समझ लीजिए कि क्या खोजना है, नहीं तो नहीं है प्रश्न है और इसमें नहीं ऑप्शन देगा तो आप कंफ्यूजन में पड़ते जाएंगे। तो कथन सही नहीं है अर्थात क्या खोजना है आपको कि गलत कौन है शीत युद्ध के संबंध में। देखिए तो दो महाशक्तियों के बीच विचारों की होड़, तो ये तो सही था, दो महाशक्तियों के बीच में विचारों का ही होड़ था। अच्छा, अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा, ये भी सही था, दोनों देश एक दूसरे को जो है पछाड़ने के लिए लगे हुए थे, ये भी सही है। निशस्त्रीकरण की होड़, युद्ध के लिए जो है सामान जितने जरूरी होते हैं, अस्त्र शस्त्र वो सारे चीज जो है, तो बंदूक जितनी चीजें जरूरत होती है सब जो है एक से एक बढ़कर नई नई टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल करने के लिए एक दूसरे को पछाड़ने के लिए खूब खरीदारी हो रही थी। और यह व्यवस्था के कारण ही जो है वह रूस यूएसएसआर जो है उसका विघटन भी होता है। एक कारण में से बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहा है निशस्त्रीकरण की होड़ भी जो है यह है, ठीक है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित, तो दोनों शामिल थोड़ी होता है, वो तो एक दूसरे के खिलाफ रहता है ना, संघ में शामिल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो है वह सही आंसर है, ठीक है। आगे जो हम प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, तो यह पहले भी आया हुआ था, यहाँ पर रिपीटिशन हो गया, 2013 में भी यह प्रश्न आया है, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? अब देखिए यहाँ पर डेट दिया हुआ है, ऐसे तो 91 लोग याद रखते हैं, लेकिन कभी कभी डेट भी आपसे पूछा गया है। 2009 में यह प्रश्न आया हुआ है। देखिए 2009 से मैं यहाँ पर सारे प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ ताकि आपको 10-11 साल का जो है प्रश्न मिल जाए, और इससे आप इतने पढ़ लेंगे ना तो इस चैप्टर से आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, इस बात की हम हमेशा गारंटी देते रहे हैं, ठीक है। तो 25 दिसंबर 1991 को जो है यह चीज हुई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शीत युद्ध का अंत कब हुआ, फिर से 1991, 2009 का दो प्रश्न इसी से आया हुआ है, एक में डेट दिया हुआ है और एक बिना डेट का है। अब देख लीजिए दोनों जो है ईयर 2009 का ही है, लेकिन एक प्रश्न में जो है डेट के साथ पूछा है और दूसरा में केवल ईयर पूछा है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर यह जान लें, आपका शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने से पहले कुछ मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत जो है वह मैं आपको चाहूँगा कि वह आपको बता दूं। तो देखिए सोवियत प्रणाली जो थी, आप यह जान लीजिए कि 1917 में जब वहाँ पर क्रांति के जरिए साम्यवादी व्यवस्था जो है वह समाजवादी आती है, गणराज्य वह बनता है, तब यह
देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यूएसएसआर और यूएसए दोनों में एक होल्ड लगता है अपने को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए, और इसके लिए जो है वह कई सारे प्रयास होते हैं, और इस बीच में जो है वह नौकरशाही के पंजे में जो है यूएसएसआर जो है वह चला जाता है। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बीच जो है यह उसका शासन पर भी एक अधिकार हो जाता है अप्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष तरीके से तो नहीं होता है, यह हम लोग जानते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से वह कहीं ना कहीं जो है वह वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को कब्जे में ले लेता है, और इसके कारण जो है वह क्या होता है कि वहाँ के नागरिक जो होते हैं ना, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उसको पूरा नहीं किया जाता है। जब नागरिक की आवश्यकताएं, जब उनके दुख में सुख में वह सहयोग नहीं करने वाली गवर्नमेंट होती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जनता जो होती है उसके खिलाफ जो है वह खड़ी होनी शुरू हो जाती है। और यह सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बताया था कि एक पार्टी हुआ करती थी, वह कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, और वह एक क्लोज जिसको कहते हैं, सिर्फ अपने देश के अंदर ही वह सारी चीज़ें करने का पसडर रहा था। वह उसकी पॉलिसी जो होती है ओपन नहीं होती है। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में, उदारवादी व्यवस्था में ओपननेस होता है, खुलापन होता है, एक दूसरे देश से एक तीसरे देश में जाने की आज़ादी होती है, लोगों को अपने विचार रखने की आज़ादी होती है। वह यहाँ पर नहीं था। लोग जो है वह अपनी अभिव्यक्ति को नहीं कर पा रहे थे, अपनी अभिव्यक्ति को जो है व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, और वहाँ पर बहुत सारे जो है वह जनता दल के द्वारा वह अंकुश लगा हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वहाँ पर इस तरह की स्थिति थी। और यहाँ पर देखिए कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं कि 15 जो है गणराज्य जो है यूएसएसआर में मिल कर करके एक थे। ठीक है ना। अब यह हथियारों की होड़ जो बनी हुई थी महाशक्ति बनने के लिए, तो हुआ क्या कि बहुत सारा पैसा जो है वह यूएसएसआर जो है अस्त्र शस्त्र खरीदने में गंवाता रहा, और उसके कारण जो है वहाँ पर इकोनॉमिक स्थिति जो है वह काफ़ी चरमरा गई, और लोगों की जो आवश्यक जो चीज़ें थी वह उपलब्ध नहीं कराई जा पा रही थी। तो ये जो व्यवस्था थी ना, उसके खिलाफ जो है वहाँ पर आवाज़ जनता उठानी शुरू होती है। और उसके बाद जो है वह गोरबाचेव जो है 1980 के दशक में, यहाँ पर देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के जो है 1980 का दशक के मध्य में वह कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनाए जाते। वो स्थिति थी कि जहाँ सारी व्यवस्था बंद थी, अंदर अंदर जो ही है सारी चीज़ें करनी थी। हालांकि वह यूएसएसआर जो रहा है उसके पास उस समय सारी चीज़ें थी, ऐसा नहीं था कि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, पैसे नहीं थे और सुविधाएं नहीं थी, सभी सर औद्योगिक विकास भी वहां पर हुआ था। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यह था कि वह बंद था, वह बाहर से जो है वह संपर्क नहीं होता था वहां लोगों को। ठीक है ना, तो इस कारण से जो है कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की जो है वह कमी थी, लोगों को दूसरे कल्चर से, दूसरे देशों से जुड़ने का अवसर नहीं मिला करता था। इस तरह की व्यवस्था वहां पर थी। तो गोरबाचेव जब आए तो गोरबाचेव जो है वह थोड़ा सा दूसरे विचारधारा के व्यक्ति थे। वह चाहते थे कि हम जो है पश्चिम के देशों से भी जाकर के रिलेशन बनाएं, हमारे नागरिक को भी बोलने की आज़ादी मिले, अपने विचार रखने की आज़ादी मिले, उनका डेवलपमेंट हो, है ना। इस तरह का वह खुलापन, यानी कि जो है वह उदारवाद की जो है वह पक्षधर रहे थे। और इसके लिए जो है इनको लास्ट में यह भी दोषारोपण किया जाता है कि जो है विघटन जो हुआ वह उसके पीछे ये जिम्मेवार रहे हैं, एक आरोप इन पर लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर खैर आरोप लगाने से घबराना नहीं चाहिए आदमी को, आरोप वगैरह जो है किसी काम करने व्यक्ति वाले पर लगता ही लगता है। ठीक है, लेकिन यह जाने जाते हैं किस लिए, ये लाते हैं ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको बताया, यह एमसीक्यूज में भी आया हुआ प्रश्न है। और ग्लासनोस्ट को जो है वह क्या बोलते हैं, पुनर्गठन, यानी फिर से गठन करना। ठीक है, और पेरेस्ट्रोइका खुलापन। यह देखिए बच्चों में यह कहीं ना कहीं कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ग्लासनोस्ट का मतलब खुलापन होता है या पुनर्गठन होता है, पेरेस्ट्रोइका का मतलब पुनर्गठन होता है या खुलापन होता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, और यह प्रश्न आपको 1 से 2 नंबर जरूर दे के जाएगा परीक्षा में।
ये 2 शब्द मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूं कि यह आपके परीक्षा में निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा, चाहे वह एमसीक्यूज में आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाए। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखें। अब देखिए यहाँ जी है, ग है, ग के बगल में क्या आता है, ख आता है, तो यहाँ प है और यहाँ प है। अर्थात यहां पर करना क्या है कि ग को ख से नहीं मिलाना है, यानी कि पास पास जो है उसको दूर दूर कर देना है। समझ रहे हैं ना, जो बगल गिर है ना उसको बगल में नहीं रहने देना है। और प को प से नहीं मिलाना है, यानी कि प जो है यहाँ पेरेस्त्रोइका को पुनर्गठन से नहीं मिला, शब्द यही आएगा। जैसे प्रेमी और प्रेमिका होती है, मिलने की जो बात होती है, एक दूसरे से मिलने की जो इच्छा होती है, यहाँ पर हम लोग को उसको अलग करना है। क्यों अलग करना है? क्योंकि सही यही है, मिलने नहीं देना है, मिल गया तो गड़बड़ा जाएगा। पुनर्गठन को पेरेस्त्रोइका से नहीं मिलाना है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प को प से नहीं मिलाना है, बस दूसरा तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। पड़ोसी को एक जगह नहीं रखना है, ख को ग से नहीं मिलाना है, ग्लासनोस को खुलापन से नहीं मिलाना है। तो हम किससे मिलाएंगे भाई? खुलापन को जो है किससे मिलाएंगे? पेरेस्त्रोइका से मिलाएंगे। ग्लासनोस को किससे मिलाएंगे? पुनर्गठन से मिलाएंगे, तो आपका सही हो जाएगा। और फिर आप जो है उसमें लिखने के लिए सक्षम हो जाएगा। मैं बताता हूं कि वह खुलापन और ये पुनर्गठन चीज़ें क्या थी। ठीक है, तो ये नीति जो लाते हैं, तो ये वहाँ पर जो व्यवस्था थी पहले से जो है एक दल की बात थी, तो वो दल वाले तो विरोध करेंगे ना। अब कुछ नई जब चीज़ें आती है तो जो पहले की व्यवस्था बनी हुई होती है उसके मानने वाले लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे, वो स्वाभाविक चीज़ है। पहले यह माना जाता था कि सूर्य जो है धरती की परिक्रमा करती है ना। जब गैलीलियो ने यह कहा कि नहीं 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 साहब, सूर्य नहीं घूमती है बल्कि धरती ही जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसका बहुत विरोध हुआ। जितने भी धर्मावलंबी थे वह क्या बोल रहा है, उटपटांग बातें बोल रहा है, उसको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन खैर समस्याएं आती है। आज जो है पूरी दुनिया क्या मानता है कि धरती जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसी प्रकार जब ग्लासनोस जहां पर बंद व्यवस्था थी और ये बात करने लगे खुलापन और पुनर्गठन का, तो निश्चित रूप से लोग वहां पर जो फालने वाले थे पुराने विचारधारा के, वह विरोध करेंगे, है ना। ये हर जगह होता है, इसमें कहीं कोई नई चीज नहीं है। तब विरोध करना शुरू हुआ, तो विरोध करने पर जो है वहां पर एक और 1991 में तख्ता पलट हो जाता है। और तख्ता पलट करने में जो है बोरिस एल्सिन जो वहाँ के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बनते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। वह बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लेते हैं उसमें, और जब वह जीत जाते हैं चुनाव, तो जो है केंद्रीकृत जो व्यवस्था होती है उसको मानने से इनकार कर देते हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पर व्यवस्था रही है उसको मानने से वह इनकार कर देते हैं। और दिसंबर 91 को रूस, यूक्रेन और बेलारूस 3 स्टेट जो है प्रथम बार जो है वह अपने आप को जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की जाती है। ठीक है ना। और समाप्ति की घोषणा के बाद ही कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्ट वहाँ पर कर दिया जाता है, उसकी बात जो है मानने से इनकार कर दिया जाता है। और ये देखिए ये जो सारी चीज़ें लाए हैं, यह यहाँ पर ये तस्वीर जो है वह उनके घर से लाई गई है। आप समझ पा सकते हैं कि वहाँ पर से जो है कैसे लाया गया होगा यह तस्वीर, है ना। उनके घर में टंगी हुई तस्वीर थी। ठीक है, तो वो गोर्बाचेव की जो तस्वीर लगी हुई है, ये देख लीजिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में 85 से 91 तक इनका कार्यकाल रहा है। और इनको दोषी भी बताया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, सोवियत संघ के विघटन का आरोप जो है इन पर लगता है। ठीक है, यह जो चीज़ें बता दी गई है कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्त्रोइका के सुधार के लिए जाने जाते हैं। यह पूछा जा सकता है आपसे कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्त्रोइका का सुधार जो है वह कौन लेकर के आए थे, तो गोर्बाचेव लेकर के आए थे। ठीक है, और अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाने का कार्य जो चल रहा था, अंधाधुंध खरीदारी हो रही थी, सारे पैसे जो है उधर ही लग जा रहे थे, तो उस पर रोक लगाने का यह कार्य करते हैं कि आम पब्लिक की जो है स्थिति
जो है खराब होती जा रही है। कहीं ना कहीं उनकी सुधार के लिए जो है यह पैसे को रोकना जरूरी होता है। जर्मनी के एकीकरण में भी यह कार्य करते हैं और शीत युद्ध को भी समाप्त करने के लिए यह जाने जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं और आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आप लेनिन के बारे में जानेंगे, स्टालिन के बारे में जान लेंगे। ठीक है, हालांकि वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में प्रश्न उससे नहीं आते रहे हैं, इससे प्रश्न आते रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको उससे संबंधित चीज़ें बता रहा हूँ। अब एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर आपसे परीक्षा में देखने को मिला है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होती है? अब देखिए, हम लोग शॉक के लगा करके जो है, अगर आप गांव घर से देहात से अगर आप बिलोंग करते होंगे तो आप लोग तो काफ़ी अभी छोटे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने गार्जियन से पूछे होंगे या देखे भी होंगे आप लोग कि अगर किसी को बिच्छू वगैरह काट लिया करता था पहले, तो लोग जो है स्कूटर से जो है ना उसका प्लग निकाल करके उसको करंट लगाया करते थे, शॉक दिलाने का कार्य करते थे, ताकि उससे जो है उसका दर्द जो है वह कम हो। इस तरह से चीज़ें हुआ करती थी, मैं खुद भी 1-2 बार देखा हूँ इस तरह की चीज़ें। तो ये जो शॉक थेरेपी है ना, उसी प्रकार की आघात, अटैक करके जो है वह समाधान करने की बात आती है। ठीक है, क्या होता है इसके अंतर्गत यह जान लीजिए। अब देखिए कि रूस, मध्य एशिया के गणराज और पूर्वी यूरोप के देश जो कभी साम्यवादी व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं, वहाँ पर पूंजीवाद की ओर उनको ले जाने का जो कार्य किया जाता है, कहीं ना कहीं जो है वह USA के फेवरेबल कार्य करने की बात होती है। और इसके पीछे जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, जिसको इंग्लिश में IMF बोला जाता है, उसके दोनों के निर्देश पर ही यह चीज़ें चल रही होती है। और इसके अंतर्गत होता क्या है, जो भी सरकारी संपदा होती है ना, वह प्राइवेट निजीकरण की तरफ बढ़ाया जाता है। ठीक है, शॉक थेरेपी क्या था कि जो है सरकारी जो चीज़ें रही है उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया गया और उसको व्यावसायिक स्वामित्व की बात वहाँ पर की गई, ताकि जो है वह उदारवादी पॉलिसी जो है उसको वहाँ पर लागू किया जा सके। सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में, उदारवाद जो होता है वह व्यक्ति के समर्थक होता है, व्यक्ति के सारे राइट्स की बात करता है। ठीक है ना, पहले जो थिंकर हुए हैं उदारवादी थिंकर, अब इसमें बात चलेगी तो फिर चला जाएगा लॉक की तरफ, जो है वह 3 तरह के राइट्स की बात करते हैं लिबरलिज्म में, है ना। तो उसमें करते हैं लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहला वो थिंकर थे, लिबरलिज्म के जो है फादर माने जाते हैं। ठीक है, तो खैर वहाँ मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लंबी होती चली जाएगी फिर। तो यहाँ पर जो यह व्यवस्था आई वह क्या आई, साम्यवादी व्यवस्था से जो है खींच करके पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ लेकर के जाना ही जो है वह शॉक थेरेपी के अंतर्गत चीज़ें आती है। और वह समय जो जितने भी व्यापारिक संगठन वहाँ पर हुआ करते थे USSR में, उसको रोक दिया गया, बैन लगा दिया गया। और जो नए लोग थे उनको डायरेक्ट जो है पश्चिम के देशों से, और या पश्चिम में जो आपके संगठन हुआ करते थे, जो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के हुआ करते थे, उनको जिम्मा दे दिया गया क्या करने के लिए, विकास में मार्गदर्शन करने के लिए। विकास कैसे होगा उसको कंट्रोल करिए आप, उसको जो है आप देखिए। ये जो थी वह शॉक थेरेपी के अंतर्गत सारी चीज़ें थी। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है देखिए, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर पूछा गया है। ठीक है ना, तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में देखिए क्या चीज़ें होती है। यहाँ पर जो उत्पादन होता है वह देखिए यहाँ पर नियंत्रित सारी चीज़ें होगी, सरकार के अंतर्गत सारी चीज़ें होती है। समाजवादी व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति के जिम्मे सारी व्यवस्था नहीं होती है। इसमें जो है क्या होता है, देखिए उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका निर्धारण जो है वह कौन करता है, सरकार, गवर्नमेंट करती है। ऐसा नहीं है कि उटपटांग जो है जो मन में आया सो रख लिए, यह अपनी कीमत, वह ऐसा नहीं होता है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में जो होती है वह नियंत्रण जो होता है किसका होता है, बाजार का होता है। उसमें गवर्नमेंट जो है हस्तक्षेप नहीं करती है। तुमको जितना रेट रखना है रखो, तुमको जितना जैसे बेचना है बेचो, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होती है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सभी संपत्तियों पर जो नियंत्रण होता है वह किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर किसका, सभी संपत्तियों का नियंत्रण किसका होता है, जो आपके उद्योगपति होते हैं, जो निजी उद्यमी होते हैं, उनका होता है। तो दोनों में अंतर देख रहे हैं, एक गवर्नमेंट का नियंत्रण है और यहाँ पर
एक व्यक्ति का नियंत्रण होता हुआ दिख रहा है। दोनों में यह चीज़ें अंतर है। और उत्पादन का लाभ जो है वह जनता के बीच में वितरित किया जाता है। अब हम लोग अपने आप को इंडिया से इसको कोरिलेट करिएगा तो हम लोग अभी साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, हम लोग कहीं ना कहीं पहले जो है वह साम्यवाद को भी मानते थे। हमारे जो नेता हुआ करते थे, यूएसएसआर के संबंध हम लोग के साथ बहुत रहा है, ठीक है ना। और बहुत से लीडर्स जो हैं वह साम्यवाद को मानने वाले रहे हैं। इवन नेहरू जी भी जो है इससे प्रभावित रहे थे, है ना। तो यह चीज़ें जो है हमारे के यहाँ समाजवाद में भी जो है वह देखी जाती है। और समाजवाद का बेस्ट रूप ही जो होता है वह साम्यवाद होता है, ठीक है। तो यहाँ तीसरा पॉइंट देखते हैं कि उत्पादन का लाभ जो है निजी पूंजीपतियों को मिलता है। जो लाभ होता है वह जो जिसके हाथ में होता है व्यवस्था वह उनको मिल जाता है। अब शीत युद्ध का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं, इसको आप खुद से देख लीजिएगा, बहुत समझाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं मैं समझता हूँ। तो एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, तो इस चीज़ में आपको यहाँ पर बता दिया हूँ कि एक ध्रुवीयता का अर्थात मतलब जो दो ध्रुव हुआ करते थे, यूएसएसआर और यूएसए। यूएसएसआर का विघटन हो गया तो बाकी बचा एक, तो एक यूएसए बचा। तो इसका प्रश्न भी आया है, सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय हो गया, मतलब एक ध्रुव जो था वह खत्म हो गया, ठीक है ना। और यह यहाँ पर और वह किस प्रकार का जो है प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्या करता है यूएसए, उसके संबंध में सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इससे। अब ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका यहाँ पर जो है वह देखिए आया हुआ प्रश्न है आपका, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी प्रश्न ही आया हुआ है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लॉन्ग कर करके ही आंसर लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्ट का यह प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। 2016 में यह प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, पेरेस्ट्रोइका के द्वारा जो है सुधार लाने का संकल्प लिया गया। क्या सुधार लाया गया है? पुरानी कठोरताओं, विसंगतियों तथा अनावश्यक दबाव की जो प्रवृत्ति हुआ करती थी उसको जो है हटाने की बात की गई, उसके रिलीफ करने की बात हुई, ठीक है। और जुलाई 88 में जो है वह सभी कार्यों में नियोजन यानी पुनर्गठन की बात हो रही है। यहां पर देखिएगा आप, पुनर्गठन प्रशासन में किए जाने वाले ग्लासनोस्ट को लागू करने पर जोर डाला गया। ग्लासनोस्ट यानी कि पुनर्गठन, फिर से गठित करना। तो क्या क्या गठित किया गया? आर्थिक, प्रादेशिक, जातीय, सामाजिक, युवा वर्ग संबंधी अन्य जो समस्याएं थी उस पर खुली बहस कराई गई। पुनर्गठन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ओपननेस की बात हो रही है, ठीक है ना। ओपननेस बहस करा करके जो है वह लोगों को यह मौका मिल सके कि आप जो है अगर कुछ सृजन करना चाहते हैं, कुछ कहने चाहते हैं तो अपने विचार रख सकते हैं। या आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे कि ग्लासनोस्ट को जो है वह खुलेपन से नहीं जोड़ेंगे, इसको पुनर्गठन से जोड़ेंगे, और पेरेस्ट्रोइका को जो है वह किससे जोड़ेंगे? खुलेपन से जोड़ेंगे, पापा को नहीं मिलाना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। सोवियत संघ के विघटन के कारणों का वर्णन करें, 1410 में प्रश्न आया हुआ है। नाटो क्या है? 2014 में प्रश्न आया हुआ है। खुली अर्थव्यवस्था क्या है? 2013 का यह प्रश्न है। और द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत जो है 2012 में यह प्रश्न आया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक यहाँ पर मैं डाला हूँ, वह सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे? कौन कौन सा कारण था? देखिए जो है 3 कारण यहाँ पर दिए गए हैं। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरियाँ, वहाँ पर जो व्यवस्था मैं बताया आपको, सोवियत संघ की जो क्या स्थिति थी, वहाँ पर राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था जो था वह हथियार के खरीद के कारण, या पूर्वी जो समर्थित देश थे जिसमें साम्यवादी व्यवस्था थी, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पैसा जो है यूएसएसआर उसमें उनको दिया करता था, और अपने घर की स्थिति जो है ना वह देख पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। तो ये एक कारण हुआ करता था उस समय। और दूसरा कारण था हथियारों की पागल दौड़ में शामिल होना। हथियार बिना देखे बिना सोचे बस एक अपनी आइडियोलॉजी स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में जो है यह व्यवस्था लागू करने के लिए इतने हथियार खरीदे जा रहे थे कि सारा का सारा पैसा जो है वह उधर ही चला जा रहा था। और जो विकास के कार्य थे, जो लोगों के पास पैसे थे, वहाँ तक ये स्थिति हो गई थी कि उनको खाने तक के सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। ये इस तरह की स्थिति होने के कारण जो है ना बहुत सारे
जब लोगों को पता चलता है कि हमारा देश जो है डेवलपमेंट से पीछे पड़ता जा रहा है, और जैसे आपका जो उनको खुलापन और पेरेस्ट्रोइका की नीति लेकर के जो आते हैं, तो उसके कारण लोगों को दूसरे दुनिया से भी जो है समझने को मौका मिलता है, तो उनको अपने देश की जो है कमियां पता चलना शुरू होती है वहाँ के लोगों को, तो वो लोग भी जो है वह अपने शासक के खिलाफ होना शुरू होते हैं। ठीक है ना, तो यह भी एक जो है कारण होता है। देखिए तीसरा कारण वही है कि पश्चिमी देशों की तुलना पर जनता निराश हो जाती है। जब लोगों को यह पता चलता है कि हमारा देश जो है अनर्गल जो है चीज़ों में खर्च हो रहा है और सही चीज़ों पर खर्च नहीं हो रहा, हमारा देश पिछड़ रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता का जो है वह दबाव प्रशासन पे, सरकार पे जाता ही जाता है। तो ये कारण जो रहे हैं आपके विघटन में। ठीक है, उसी प्रकार कुछ और दो प्रश्न यहाँ पर शामिल किया गया है। देखिए पेरेस्ट्रोइका में बोला था आपको कि वह दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भी है, तो यहाँ पर देखिए वह आपको दिखा भी रहा हूँ कि 2013 और 2011 में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, और अमेरिकी प्रभुत्व का अर्थ बताइए, यह 2015 में आया हुआ है। ठीक है, आगे एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो है इस क्लास को मैं समाप्त करूंगा। एक जो है भारत और सोवियत संघ का जो है संबंध जो है यह बिना पढ़ाए हुए चैप्टर जो है समाप्त नहीं होता, तो इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बिंदुओं से मैं आपको दोनों के रिलेशंस को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, वह कौन कौन से रिलेशन है? पहला तो आर्थिक है, दूसरा राजनीतिक है, तीसरा सैन्य और चौथा सांस्कृतिक है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं कि आर्थिक संबंध अगर ठीक होता है ना, तो बहुत सा संबंध जो है ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है। ठीक है, तो आर्थिक मदद जो है यूएसएसआर हमारा क्या करता है जी, तो देखिए भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम में जो इस्पात वगैरह कारखाने लगते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स स्थापित करने की जो बात होती है, वह जो है उसमें ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि जो है टेक्निक की मदद भी जो है वह करता है। और यह व्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था, यह हम समझते हैं कि आपको जानकारी होगी। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना आया था वह कृषि पर आधारित था। पहले भोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पर भोजन कृषि अनाजों की कमी हुआ करती थी, तो पहला जो पंचवर्षीय योजना आया था वह कृषि को डेवलप करने पे आया था। लेकिन दूसरा जो पंचवर्षीय योजना आया वह उस पर उद्योग आधारित था। जो महानलोविश एक विद्वान हुआ करते थे उनके पर आधारित था, और उसमें इस्टेब्लिश करने में यूएसएसआर जो है वह भारत को काफ़ी मदद करता है। और एक चीज़ देखिए, जब भारत में रुपये की बहुत कमी हो गई थी, तो वह रुपया को अपना माध्यम बनाकर जो है वह व्यापार शुरू करता है, व्यापार करने लगता है यूएसएसआर। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। ये रहे न रहे, ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है कि हाँ, ये सारी चीज़ों में यूएसएसआर हमेशा मदद करते रहा है। राजनीतिक संबंध किस प्रकार के रहे हैं, देखिए बगल में जो है वह फोटो भी लगा दी गई है, ताकि आप सिर्फ तस्वीर से ही जो है वह समझ सकें कि हाँ, कुछ जो है वह यूएसएसआर भारत को लिए कार्य किया है, कुछ भारत भी उसको सपोर्ट करते रहा है। ठीक है, तो राजनीतिक सपोर्ट क्या रहा है, देखिए कश्मीर मामले पे यूएसएसआर हमेशा जो है भारत का समर्थक रहा है। हमेशा जो है वह यूएनओ में सुरक्षा परिषद में वह हमेशा वीटो का यूज भारत के पक्ष में करते रहा है। ठीक है, और 71 के युद्ध में भी जो है वह अपने सैनिक भेजता है। जब यूएसए पाकिस्तान के साथ जो है वह खड़ा होता है, तो हमारा जो है वह सहयोग करने के लिए यूएसएसआर अपना युद्धपोत हमारे लिए भेज देता है। ठीक है ना, तो यह सारी चीज़ें आपको पूर्व की कक्षा में पढ़ाई गई है। ठीक है, यह ऐसा नहीं है कि मैं नई चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये सारी 71 का युद्ध, 65 का युद्ध, जब भारत तब विदेश का जो संबंध था, उसमें आपको चीज़ें सारी बता दी गई है। भारत ने सोवियत संघ की विदेश नीति का प्रत्यक्ष नहीं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। अब देखिए अप्रत्यक्ष यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं लिखा हुआ है, तो आपको दिमाग में यह कंसेप्ट तुरंत आना चाहिए था कि भारत जो है उस समय किस नीति को फॉलो करता था, तो गुट निरपेक्ष नीति को फॉलो करता था। और गुट निरपेक्ष में जो नीति क्या कहती थी कि हम किसी भी ध्रुव को, किसी भी गुट को जो है ज्वाइन नहीं करेंगे।
लेकिन जब आवश्यकता ऐसी हो जाती है तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से, हालांकि कई बार इसके लिए भारत की आलोचना भी होती है कि साहब आप तो कहते हैं कि हम किसी गुट में जो है वह शामिल नहीं है, लेकिन आप छुप छुप कर जो है यूएसएसआर से जो सहयोग लेते रहे हैं, उसके साथ संधियाँ करते रहे हैं, है ना। तो कई चीज़ों पर जो है यह हुआ है, नो डाउट, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो है किसी से लाभ नहीं लिया गया है। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो है किसी गुट में शामिल हो गए हैं। हमारी जो पॉलिसी रही है गुट निरपेक्षता की, वह रही थी, और आज भी गुट निरपेक्षता एक आंदोलन के रूप में तो नहीं, लेकिन एक आइडियोलॉजी के रूप में जरूर आज भी जिंदा है। ठीक है, तो सैन्य चीज़ों की अगर हम बात करें तो सैन्य सामान या टेक्नोलॉजी, ये सारा भारत के साथ वह देने लेने का कार्य जो है वह करते रहा है। और भारत जो है सबसे बड़ा जो है आयातक है। यूएसएसआर का जो टेक्नोलॉजी है, हथियार सैन्य संबंधी, उसका सबसे बड़ा आयातक आज के डेट में जो है वह भारत ही है। ठीक है ना। तो सोवियत संघ न सिर्फ इस तरह की व्यवस्था करता है, बल्कि कई सारी संधियां भी करता है, और इसको कई सारे उपकरण भी उपलब्ध कराता है। आए दिन दोनों देशों के साथ या अन्य देशों के साथ भी सैनिक युद्धाभ्यास जो है होते रहा करते हैं। ठीक है, अब संस्कृति की बात कर लेते हैं। तो संस्कृति भी जो है वह दोनों के देशों में जो है आदान प्रदान होते रही है। यहाँ के कई लीडर्स जो है वह साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने की बात करते रहे हैं, वहाँ के पस्तर रहे हैं, जो है लेनिन के मानने वाले रहे हैं, है ना। तो साम्यवादी व्यवस्था के पस्तर रहे हैं। और यूएसएसआर में भी जो भारतीय कल्चर रही है वहाँ पर देखने को मिलता था। आज अमिताभ बच्चन की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर कभी अमिताभ बच्चन की तूतुई बोला करती थी घर घर में। वहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर शोले और कई सारे उनके मूवी जो हिट हुए हैं, वो सारे गाने हम लोग कैसे देखा करते थे, सुना करते रहे हैं। तो वहाँ भी वो सारी चीज़ें जो है वह चला करती थी। कई कलाकार जो है वहाँ जाया करते थे, संस्कृति लेखक का जो है वहाँ पर जाया करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हुआ करती थी, और आना जाना दोनों के देशों में लगा हुआ रहता था। तो संस्कृति जो है भी एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलते रहा है। ये जो थी भारत और यूएसएसआर का संबंध रहा है। अब मैं आपको क्लास समाप्त करने से पहले आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ताकि आप इसको कंप्लीट करें और इससे और ज़्यादा आप को हेल्प मिल सके। देखिए, एक क्यूबा संकट की व्याख्या करना है आपको। हालांकि क्यूबा संकट आज मैं पढ़ाया नहीं हूँ आपको, संक्षिप्त में एक आध लाइन बोला हूँ, वो अलग बात है, लेकिन यह पहले क्लास से जुड़ा हुआ है। उस क्लास को देख करके इसको आप समाप्त कर लेंगे। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि व्लादिमीर लेनिन कौन थे। अब यहाँ पर लेनिन की बात आई थी, बीच में आपको ब्रेजनेव पढ़ाया था, उसी के बाद आप स्टालिन को भी जान लीजिएगा। ठीक है, तो यह आप खुद से करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, यह आपको खुद जो है लिखना है। शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, मैं अभी आपको बताया था शॉक थेरेपी क्या थी। ठीक है ना। भारत और सोवियत संघ के संबंधों की चर्चा करनी है, जस्ट अभी हमने इसकी चर्चा की है आपसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही होगी, आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। और अगर यह आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, इससे आप लाभान्वित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह आपके मित्रों तक, आपके स्कूल के हर बच्चे तक आप पहुंचाने में हम लोगों को सहयोग करें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो गया गाइडेंस का जो यूट्यूब का चैनल है, वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जा करके आप अपने पक्ष को, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।